हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए बच्चों, जो आपको हम यहाँ पे टेंथ की केमिस्ट्री आपको हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारा लेसन अभी चल रहा है थर्ड लेसन, धातु एवं अधातु। बोले तो मेटल एंड नॉन मेटल। इसका आज आपको हम अगला पार्ट बताने जा रहे हैं। और आपको हमने इसके पहले वाले लेक्चर में क्या किया था, कल वाले लेक्चर्स में हमने आपको कल बताया था इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, और उसके बाद मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। और अब मैंने एक चीज आपको कल बताया था कि सभी धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाल लिया गया, और मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाल करके उस मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते क्रम में चाहे रख दो, चाहे किसके बढ़ते क्रम में, विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रोड को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव। और एक चीज आपको ये भी बता दे रहा हूं, मानक इलेक्ट्रोड विभव दो होता है, एक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव होता है, दूसरा अपचयन होता है। और मैंने ऑक्सीकरण भी बता रखा है और अपचयन किसे कहते हैं ये भी बता रखा है। तो अगर आपसे कोई कहेगा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो आप सीधा सीधा कह दोगे यदि धातु के क्षण पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, यदि इलेक्ट्रोड पर कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और यदि इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया हो रही है, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को क्या कहा किया करते हैं, बताओ जल्दी से, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे भी होती है जिसपे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता रहता है, तो उसको क्या कहोगे, रेडॉक्स विभव कहोगे। क्या कहोगे उसको, रेडॉक्स विभव कहोगे। ये सब इंटरमीडिएट में बहुत डीपली वहां पे है। यहाँ पे तो आपको जो जानना चाहिए था उससे मैं ज्यादा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोड नाम की कहीं चीज आपकी बुकों में नहीं है, इलेक्ट्रोड विभव नहीं है। तो इस चीजों को आप समझने का प्रयास कीजिए कि हम आपको एकदम डीप तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज डिफिनेशन को समझिए। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की, ध्यान दीजिएगा, ये सॉरी, पहले तो आपको हेडिंग लिखना पड़ेगा। कल हेडिंग मैंने लिख के छोड़ दिया था, इसलिए आगे बता रहे थे आपको। विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये इंटरमीडिएट में भी है, आपको मैं पहले ही बता रखा हूं। विद्युत रासायनिक श्रेणी, या इसको कहते हैं, या विद्युत सक्रियता श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी या विद्युत सक्रियता श्रेणी, ये नाम से। या इसका एक नाम होता है इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, ईसीएस। क्या बोलते हैं, ईसीएस, विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ईसीएस। तो मैंने बताया क्या था कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है, तो उसी हाइड्रोजन की प्लेट को लगा करके अन्य सभी धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव को निकाल लिया गया। और निकालने के बाद उसी इलेक्ट्रोड विभव के घटते या बढ़ते क्रम में रखने से प्राप्त श्रेणी जो होता है, उसे हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी या विद्युत सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। क्योंकि इसके द्वारा हमको धातुओं की क्रियाशीलता की भी जानकारी होती है कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सी धातु कम क्रियाशील है, इसीलिए इसको विद्युत सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। तो डिफिनेशन सुनिए पहले राजू। विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रोड को, इलेक्ट्रोड क्या होता है आप जानते हो, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड को या विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रोड को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, अब मैंने बताया दो होता है, एक ऑक्सीकरण हो सकता है, दूसरा कौन सा, अपचयन। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कब होगा, जब धातु पर कौन सी क्रिया होगी, ऑक्सीकरण की क्रिया होती रहेगी। और ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कब कहोगे इसी को, जब उस पर अपचयन की अभिक्रिया होती रहेगी। यदि धातु की प्लेट पर अपचयन की अभिक्रिया होती है तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को क्या कहते हो,
अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हो। और इस तरीके से इसीलिए हमने इसको कह दिया मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो विभिन्न प्रकार की क्या इलेक्ट्रोड को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के, अब यहां पे तो मैंने क्या किया, घटते चाहे करो चाहे बढ़ते, घटते या बढ़ते चाहे जिस क्रम में रखो, घटते या बढ़ते क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड को, विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रोड को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते क्रम में, कुछ श्रेणियां घटते भी क्रम में होती हैं और कुछ बढ़ते क्रम में भी होती हैं। घटते या बढ़ते क्रम में रखने से प्राप्त श्रेणी को ही क्या कहा जाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है या विद्युत सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। अगर आपसे और डिफिनेशन कहा जाता है सीधा कह दीजिए, इलेक्ट्रोड को, इसको इलेक्ट्रोडों को उनके अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में, अब कहेंगे बढ़ते क्रम में क्या कह सकते हो, घटते क्रम में भी, बढ़ते क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये चीज इलेक्ट्रोड को उनके अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने से प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये डिफिनेशन सबके लिए एप्लीकेबल है। अब इसके बाद और बना सकते हो, लेकिन आप एक पकड़ लीजिए, ज्यादा आपके लिए आपको यहाँ पे होगा। तो जो धातुएं हैं उनको एक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते या घटते क्रम में रखा गया है और जिससे जो प्राप्त श्रेणी है वही क्या कहलाया किया करती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाया किया करती है। ये देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे सक्रियता श्रेणी को बना रखा है। ये लिथियम है, ये पोटेशियम है, ये बेरियम है। अगर आप सबका नाम लिखना चाहें, लेकिन नाम आप तो जानते ही होंगे, वैसे ही लिथियम, पोटेशियम, इसका नाम आपको नहीं मालूम है, इसका नाम हम मान लीजिए, जिसका नहीं जानते हैं लिख दे रहे हैं। बेरियम, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये मैग्नीज है आपका। क्या है आपका, ये मैग्नीज है। ये आपकी जिंक है, ये क्रोमियम है, ये आयरन की दो बैलेंसी होती है। ये जो है ये आपका कैडमियम है, CD कैडमियम है। ये आपका निकिल है, ये स्टेनस है, इसी को टिन भी कहते हैं, इसलिए लिख दे रहा हूं कुछ का नाम। ये लेड है आपका, क्या है आपका, ये लेड। ये आपका मिडिल पॉइंट है, इसी को आप लोग क्या कहते हो, हाइड्रोजन। क्या है आपका, ये हाइड्रोजन। और ये कॉपर, Cu है ना, ये आपका कॉपर। और ये मरकरी या मरकरी ही इसको कहते हैं। और ये आपकी चांदी, Ag। और ये Pt है, मतलब प्लेटिनम। आपकी किताब में ज्यादा बड़ी दी नहीं गई है प्लेटिनम। इसके नीचे दो और हैं, मैं इधर लिख दे रहा हूं, आप लोग लिख दीजिएगा। प्लेटिनम के बाद श्री ऐसे नीचे है Cl, और यहां लिख दिया हूं ये पीते कल सोना फतह F। ये है क्लोरीन, आपको टेबल बनाना सिखा दे रहा हूं। ये है सोना और ये क्या है, फ्लोरीन। पूरी श्रेणी यहीं से शुरू है, देख लीजिए।
लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक और ये आपकी क्या है क्रोमियम। क्या है क्रोमियम। ये है आपका आयरन, बोले तो लोहा, दो इसकी दो वैलेंसी होती है। ये है निकिल, अब सब लिख दे ही रहा हूं। और ये है आपका एल्युमिनियम। क्या है आपका ये एल्युमिनियम। ये है मैग्नीशियम, आपको मालूम है अच्छी तरीके से। ये है सोडियम। आप थोड़ा बड़ा बड़ा साफ साफ एक पेज में बढ़िया से लिखिएगा। ये है कैल्शियम, नहीं तो आप अपनी किताब का भी लिख सकते हैं, किताब में भी आपके है। ये है पोटेशियम, देखिए हमने धीरे धीरे करके सबका लिख दिया। और ये है लिथियम, ये हो गया सबका तो लिख दिया मैंने। ये बची क्या जिंक। लो तो किया क्या गया जानते हो कि इन्हीं सभी धातुओं का क्या किया गया, इलेक्ट्रोड विभव निकाला गया। और निकालने के बाद अब जैसे लिथियम है, इसका इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होता है। अब चेंज इलेक्ट्रोड विभव, और अब ऐसे धीरे धीरे, अब वो मान आपको लिखना नहीं है, वैल्यूज आपको नहीं जानना है, केवल आपको भी यहाँ पे जानना क्या है कि इसका क्रम कौन है, कौन सी ऊपर है और कौन सी नीचे है। यही देना केवल आपको हाई स्कूल लेवल पे। इंटरमीडिएट लेवल पे यहाँ पे वैल्यूज वगैरह सब याद करना पड़ता है, लेकिन वैल्यू भी हम याद कर लेते हैं। जैसे इसका -3.04 होता है, तो ऐसे धीरे 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 बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, बता रहा हूँ जो समझ लीजिएगा, और जिसको देखना हो इंटरमीडिएट की बुक में जाके देख सकते हैं। तो सबसे ऊपर कौन सी धातु रखी गई, लिथियम, उसके बाद पोटेशियम, फिर बेरिलियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, स्टेनस, लेड। हाइड्रोजन मिडिल में है, हाइड्रोजन का 0 होता है, इसके ऊपर सब माइनस में है और इधर नीचे प्लस में है। ये आप जान लीजिए, हाइड्रोजन का 0 होता है तो 0 के ऊपर क्या है, सब माइनस है, और इधर आगे बढ़ रहा है ना भाई, इधर बढ़ेगा तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा आपका। तो यही है विद्युत रासायनिक श्रेणी। आप इसको बढ़िया सा एक पेज लेंगे, उस पेज पे ऐसे पूरा एक पेज पे पूरा यहाँ शुरू करिएगा, यहाँ तक बढ़िया से बनाइएगा, और बना करके इसको ऐसे लिखिएगा। आप सुनिए आगे मैं क्या बता रहा हूँ। काफी बच्चे ये सोचते हैं कि सर जी इसको याद कैसे करें, तो इसको याद करने का मेरे पास एक थोड़ा सा एक जाना पूछा एक छोटा सा ट्रिक है। उसको आप याद कर लेंगे तो आपको क्रम केवल याद करना है, बस मेन चीज यही है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, यही केवल क्रम याद करना है। तो हमने एक छोटी सी क्या किया है, यहाँ पे एक ट्रिक बताने का प्रयास किया है। अब ऐसे उसका याद करने का ही तरीका, जैसे इसको बच्चे याद करते हैं, ले से हो गया लिथियम, क्या हो गया लिथियम, के से हो गया पोटेशियम, और ये हो गया बेरिलियम। क्या है ये, बेरियम है, तो इसको हम लिख देते हैं बे से Ba और Ca के लिए कार। तो अब देखिए इतना तो ट्रिक बन गया, लेके बेकार बन गया ना। ले से लिथियम, के से पोटेशियम, बे से Ba कार, लेके बेकार हो गया कार। और फिर ना से यानी मांगे से Mg, ना मांगे एलन एक मित्र था उसी का एलन, लेके बेकार कार, ना मांगे एलन। अब ऐसे आप लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। ले से लिथियम, के से पोटेशियम, वे से Ba कार। याद करने का तरीका अपना Ca, फिर ना Na, मांगे से Mg, एलन, और फिर मन का मतलब Mn, जानकर का मतलब Zn, क्यों का मतलब Cr, फिर Fe फिर, और Cd का मतलब मैंने याद करने का तरीका बताया, कल्लूडान, निकले से निकिल। अब देखो याद हो जाएगा, लेके बेकार कार, ना मांगे एलन, मन जानकर क्यों, फिर कल्लूडान निकले, पूरा याद हो जाएगा आपको यहां से। लेके बेकार कार, लेके बेकार हो गया ना, बेकार, और फिर क्या हो गया, ना मांगे एलन, मन जानकर क्यों, फिर कल्लूडान निकले। और फिर सत्यनारायण यसन, आजकल जानते हो सत्यनारायण की पूजा होती है, सत्यनारायण
और पीवी से हमने बनाया प्रताप बहादुर। 2 लोग थे जो एक कार आपकी बेकार थी उसको लेकर के निकले थे। और फिर हैं प्रताप बहादुर, हैं से यच, हैं से यच। और ये आपका क्यों, अब देखिए एक क्यों का मतलब क्या होता है सीआर, और नीचे जब क्यों आएगा तो उसका मतलब क्या होगा कापर। तो क्यू, क्यू सी यू हो गया क्यू, ये आपका क्या हो गया पारा, मरकरी, क्या हो गया मरकरी। तो आपका ये क्या हो गया क्यों पारा, क्या क्यों पारा चांदी, क्यों पारा चांदी। अपने भी मन से बना सकते हो कोई भी। और पीटे, पीटे से क्या हो जाएगा कल, पीटे कल, कल से सियर सोना। और फतह, फतह माने जीत लिया अपनी, खत्म हो गई सीरीज। तो इस तरीके से हमने एक छोटी सी अंग्रेजी सी ट्रिक बनाया है। लेके बेकार हो गया बेकार, ना मांगे एलन मन जानकर क्यों, फिर कल्लू डान निकले सत्यनारायण प्रताप बहादुर हैं, क्यों पारा चांदी पीटे कल सोना फतह। ये याद करने का एक तरीका है। लेके बेकार कार ना मांगे एलन मन जानकर क्यों, फिर कल्लू डान निकले सत्यनारायण प्रताप बहादुर हैं, क्यों पारा चांदी पीटे कल सोना फतह। याद करने का तरीका, लेके बेकार कार ना मांगे एलन मन जानकर क्यों, फिर कल्लू डान निकले सत्यनारायण प्रताप बहादुर हैं, क्यों पारा चांदी पीटे कल सोना फतह। लेके बेकार ना मांगे एलन मन जानकर क्यों, कल्लू डान निकले सत्यनारायण प्रताप बहादुर हैं, क्यों पारा चांदी पीटे कल सोना फतह। ये याद करने का तरीका है। पहले यही आप याद कर लीजिए और जितना मैंने इसको बताया यही आप याद कर लें। और इसको याद करने के समय ध्यान दिया करो कि इसका मतलब ले का मतलब लिथियम है, के का मतलब पोटेशियम। ऐसे पहले पूरी ट्रिक लिखे और उसके नीचे धातु का नाम लिखते और तुरंत आप पकड़ लोगे, जान लीजिएगा कि किस तरीके से इसका मतलब क्या है। लेके बेकार कार ना मांगे एलन मन जानकर क्यों, फिर कल्लू डान निकले सत्यनारायण प्रताप बहादुर हैं, क्यों पारा चांदी पीटे कल सोना फतह। ये याद करने का मैंने एक ट्रिक बता दिया। और इस ट्रिक के याद करने के बाद आप भी कोई ट्रिक बना सकते हो, अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हो। ये नहीं कि हम आपको कह रहे हैं कि हमारी वाली ही ट्रिक बनाइए। इस ट्रिक बनाने के बाद क्या हुआ करता है, इससे बहुत कुछ ही एप्लीकेशन निकल के आया किया करते हैं। और वो एप्लीकेशन आप ध्यान दीजिए, वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो वो एप्लीकेशन में सबसे पहले इसको आप याद रखेंगे ही, आप याद कर लेंगे। उसके नीचे अब हमारा टॉपिक चलेगा चलिए एप्लीकेशन बता देता हूं। पहला एप्लीकेशन फर्स्ट, तो इस सीरीज को बना लेंगे तो पहले ध्यान दीजिएगा। पहले ये डिफिनेशन बताया था, इस डिफिनेशन को लिखेंगे और फिर सीरीज ये बढ़िया सा एक पेज लेकर के बना के उसी में चिपका लेंगे। इधर आप ट्रिक लिख लीजिएगा, बीच में इसको अलग पेन से और इधर इसको अलग पेन से। समझ में आ गया? पूरे पेज में आप देख रहे हो ये ज़्यादा ले रहा है, ये थोड़ा सा कम स्थान ले रहा है, ये 3, तो 3 भाग करके ऐसे बढ़िया से बना लीजिएगा। याद करने का काम है आपका। नीचे फिर लिखेंगे क्या, जो अब इंपॉर्टेंट है, जो इसको याद करने के लिए जो मैं बार बार कह रहा हूं उस चीज को ध्यान। विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन क्या है। पहला एप्लीकेशन सुनिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती जाती है। पहला एप्लीकेशन मतलब जो धातु जितनी ऊपर है वो उतनी ही क्रियाशील है और जो धातु जितनी नीचे है वह उतनी ही कम क्रियाशील है। ये देखिए ना कंट्रास्ट सीरीज का मतलब, ऐसे नहीं है इसका महत्व, आप जान गए होंगे। जितनी ऊपर जो धातु, अब इसे आपसे कोई कहे कि सोडियम और मैग्नीशियम में कौन ज्यादा क्रियाशील है, तो सोडियम क्रियाशील है, मैग्नीशियम कम क्रियाशील है। अब यही कारण है तो देखिए सोना यहाँ पे बहुत कम क्रियाशील होता है, चांदी यहाँ पे है बहुत कम क्रियाशील होता है। इसीलिए तो सोने और चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं। नहीं तो आप इनके आभूषण बनाए चौथे दिन जंग लग जाए, इसमें भी बहुत कम क्रियाशील होते हैं। ये अम्ल और क्षार जल्दी क्रिया करते नहीं है।
तो ये पहला एप्लीकेशन है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है, बताओ जल्दी से, घटती जाती है। अतः लिथियम सबसे क्रियाशील और फ्लोरीन सबसे क्या है, कम क्रियाशील है। पहला एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा आपको। पहला एप्लीकेशन क्रियाशीलता, एक्टिविटी, हेडिंग लगा के बढ़िया सा कंटास। ईसीएस, अब शॉर्टकट वही चलेंगे अपनाएंगे। ईसीएस मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर, ऊपर से नीचे की तरफ आने पर धातुओं की क्रियाशीलता क्रमशः घटती जाती है। यही इसका मतलब, पहला आपका ऑर्डर। जिस धातु का जितना कम होता है वो उतनी ज्यादा एक्टिव होती है, एक्सचेंज हो। इधर सबसे कम है और नीचे जाने के बाद बढ़ता जा रहा है तो वो अधिक क्रियाशील। ईसीएस में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर धातुओं की क्रियाशीलता क्रमशः घटती जाती है। अतः लिथियम सबसे क्रियाशील, लिथियम क्या है इसके आधार पे ना, सबसे क्रियाशील, बोलिए, और फ्लोरीन सबसे कम क्रियाशील है। पहला एप्लीकेशन समझिएगा, बहुत एप्लीकेशन है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बता रहा हूं। ईसीएस में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर धातुओं की क्रियाशीलता क्रमशः घटती जाती है। अतः लिथियम सबसे क्रियाशील और फ्लोरीन सबसे क्या है, कम क्रियाशील होती है। अब इसकी एप्लीकेशन का मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस चीज को ध्यान दीजिए। इस एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या है, दे देगा आपसे सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, यही कहेगा सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम धातुओं को क्रियाशीलता के, देखिएगा रीजनिंग का क्वेश्चन आ रहा है इसीलिए इसको याद करना बहुत मस्त है। क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में रखिए, व्यवस्थित कीजिए, बढ़ते क्रम में रखें या व्यवस्थित करें। हो गया क्वेश्चन, आगे। सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में रखें। क्वेश्चन बन गया, पहले वाले का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का जवाब आपको किस तरीके से देना है ये समझिए। आपको ये याद रखना है कि इसमें कौन सी धातु ऊपर है और कौन सी धातु नीचे। तो जो धातु ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील है और जो सबसे नीचे है वो कम क्रियाशील है। तो बढ़ते क्रम में कह रहा है, इसका मतलब जो सबसे आपकी कम क्रियाशील होगी उसको पहले रखना, फिर उससे, फिर उससे। तो अब आप इसमें देखिए कि सबसे नीचे जो है होगी वही सबसे कम क्रियाशील होगी। तो आप देखिए इसमें सीरीज में मिलाइए, नहीं तो याद रखिएगा आप लोग गाना लेख के बेकार कार। तो आप देखिए इसमें सबसे नीचे आपको मिल रही होगी, आई होप एल्युमिनियम। देख लीजिए एल्युमिनियम यहाँ पे है, फिर मैग्नीशियम यहाँ पे है, फिर यहाँ सोडियम है और फिर उसके बाद क्या है आपकी पोटेशियम यहाँ पे है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन हुई, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद कौन सी हुई, सोडियम। सोडियम के बाद कौन हुई, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के बाद क्या हुई, एल्युमिनियम। यही सीरीज बताने का मतलब है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं ईसीएस के अनुसार, आंसर दे रहा हूं, ईसीएस के अनुसार जवाब लीजिए। ईसीएस के अनुसार नीचे चलिए लिखिए, ध्यान लिख दो डायरेक्ट आप, चलिए बोलिए। सबसे कम कौन हो जाएगा, एल्युमिनियम, फिर उससे अधिक कौन होगी, मैग्नीशियम, फिर उससे अधिक सोडियम, फिर और उससे अधिक कौन हो जाएगी, पोटेशियम। यही इसका जवाब है। तो पहला एप्लीकेशन आपको कंफर्म हो गया होगा कि ईसीएस में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता क्रमशः क्या होती है, घटती जाती है। और इसका अर्थ यह है कि लिथियम सबसे अधिक क्रियाशील है और पोटेशियम आपका क्या है, सबसे कम क्रियाशील है। और एक मैंने जवाब भी दे दिया, सोडियम, पोटेशियम और ये एल्युमिनियम जो मैग्नीशियम में
एल्युमिनियम सबसे कम हो गया, फिर उसके बाद देखिए मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम रख दिया, और फिर सोडियम, और फिर सबसे ज्यादा कौन क्रियाशील है? पोटेशियम आपका सबसे ज्यादा क्रियाशील है। तो पहला एप्लीकेशन हो गया, पहला एप्लीकेशन। इसके बाद अब आप कई क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे सोडियम से पूछा था, सोडियम और मैग्नीशियम में कौन ज्यादा क्रियाशील है? तो सोडियम क्रियाशील है, क्योंकि वो ऊपर है, ऊपर मतलब ज्यादा क्रियाशील, नीचे कम क्रियाशील है। तो ये पहला एप्लीकेशन, इसको इरेज नहीं करना है, अब आपको ध्यान दीजिए। दूसरा एप्लीकेशन, ये दूसरा वाला जो एप्लीकेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे फैक्टेबल भी है। दूसरा वाला एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन क्या है? दूसरा एप्लीकेशन है अम्लों से क्रिया होना। चलिए, रिएक्शन विद एसिड। मैंने अभी बताया क्या कि जिन धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो माइनस में होता है, वो ज्यादा क्रियाशील होती है, और अगर हाइड्रोजन के नीचे है तो वो क्रियाशीलता घटती जाती है, ये तो भी बता दिया। लेकिन जो दूसरा एप्लीकेशन है विद्युत रासायनिक श्रेणी का, वो ये कहता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितनी भी धातुएं हाइड्रोजन से कहां है? ऊपर, ये जितनी भी हाइड्रोजन से ऊपर है, अगर वह अम्ल से क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है बहुत, क्योंकि वो क्रियाशील होती हैं और तुरंत अम्ल का हाइड्रोजन हटा देती हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, जबकि नीचे स्थित जो धातुएं हैं वो अम्ल से क्रिया करेंगी भी, या पहले सामान्य ताप पे जल्दी करती नहीं है, और अगर करती हैं तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर दें, क्योंकि बहुत क्रियाशील कम है। ये आप ध्यान दीजिएगा। तो वही हाल यहाँ पे है। दूसरा एप्लीकेशन अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी या ईसीएस, ये दूसरा एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। पहला चीज, जबकि नीचे स्थित धातुएं, जबकि ईसीएस में हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं, जबकि ईसीएस में हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। ये हो गया। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, जबकि ईसीएस में हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। जैसे लीजिए, अब इसमें तो अगर आप समझना चाहें तो मैं आपको कुछ रिएक्शन दे दूं, जैसे आपसे कह दूं ये रिएक्शन संभव है और ये असंभव है, तो आप बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। जैसे अभी मैंने कह दिया, ले लिया जिंक, पहला एग्जाम्पल, Zn+H2SO4। अब आप खुद देखिए, ये हाइड्रोजन से ऊपर है, अगर ये अम्ल से क्रिया करेगी तो कौन सी गैस मुक्त करेगी? हाइड्रोजन गैस। देखिए हाइड्रोजन से ऊपर है, श्योर सी बात है, जिंक कहाँ है ये जानकारी देखिए ऊपर है, तो ये हाइड्रोजन गैस तुरंत मुक्त कर देगी क्योंकि क्रियाशील है। यहां से हो जाएगा ZnSO4। अब आप रिएक्शन को समझ पाएंगे कुछ, ये हाइड्रोजन गैस, ये रिएक्शन क्या है? संभव है, ये पॉसिबल है, ये सही रिएक्शन है इसका मतलब। दूसरा जैसे अगर हम लिख दें, यहां पे लिख दें AmG+HCl, मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन से ऊपर है, इसका मतलब ये भी अगर अम्ल से क्रिया करेगी तो ये भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, तो यहां बन जाएगा
ये भी रिएक्शन संभव है, पॉसिबल है। जैसे एग्जाम में आता है कौन सा रिएक्शन संभव है, तो यहाँ पर से देख लीजिए, हाइड्रोजन से ऊपर है तो अम्ल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, हाइड्रोजन से नीचे है तो अम्ल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगी। जैसे मैंने लिख दिया Cu, कॉपर है प्लस H2SO4, और फिर हमने लिख दिया यहाँ CuSO4 और प्लस लिख दिया H2। तो ये कॉपर तो हाइड्रोजन से नीचे है, तो अगर ये अम्ल से क्रिया करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा, अर्थात ये रिएक्शन क्या है, असंभव। These are reaction impossible। ये आप जान लीजिए, ये हम बताना चाहते हैं। ऐसे चौथा जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया Ag प्लस H2, अब फिर आपने इसकी क्रिया किया तो यहाँ बना दिया AgSO4, ये जान लीजिए AgSO4। अब जैसे आपने इसको बना दिया, मान लीजिए लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, जैसे सिल्वर की बैलेंसी एक होती है, सल्फेट की 2 होती है, तो यहाँ पे AgSO4 का होल्ट ऐसे भी कर सकते थे, Ag की 2 भी होती है कभी कभी। तो अब आपका यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, तो ये रिएक्शन क्या होगा, असंभव। ये समझने के लिए तो बताया होगा, जल्द इम्पॉसिबल। तो आपको बस केवल समझना क्या है यहाँ पे कि इतना याद रखिए केवल कि सब रिएक्शन असंभव है। जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त, अम्ल से क्रिया करेगा तो, और जो नीचे है वो अम्ल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगी। तीसरी बड़ी चीज हो गई, जान लीजिए। और एक एप्लीकेशन इसका और है विद्युत रासायनिक श्रेणी का, वो ये है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर स्थित धातुएं हैं वो अभिक्रिया में अपने से नीचे स्थित धातु को क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं। ये बात ध्यान दीजिए। तीसरा एप्लीकेशन जो आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर नीचे स्थित धातुएं हैं वो अपने से नीचे स्थित धातुओं को क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं। तीसरा 3 ठीक बताऊंगा बस इसमें, धातुओं का विस्थापन, एकदम कंटास समझिए। ECS में ऊपर स्थित धातुएं रासायनिक अभिक्रिया में अपने से नीचे स्थित धातुओं को अपने से नीचे स्थित धातुओं को क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं, क्योंकि वो ज्यादा क्रियाशील है। अभी इसको एकदम सीधा सीधा समझ लें। अभी आप जैसे 2 लोग बैठे हो एक डिस्क पर, बेंच है मान लीजिए बैठे हुए, और कोई आपसे थोड़ा अच्छा पढ़ने में स्टूडेंट आ जाएगा तो आप दोनों तुरंत हट करके उसको स्थान दे देंगे, भाई तुम थोड़ा अच्छे हो ना। तो वही हाल यहाँ पे भी होता है, जो ज़्यादा क्रियाशील होती है वो अपने से नीचे स्थित धातुओं को विस्थापित कर देती है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे Zn और यहाँ पे लिख दिया मैंने CuSO4। आप देखिए जिंक यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, कॉपर। तो जिंक ऊपर है और कॉपर कहाँ है, नीचे है। तो जब इन दोनों में रासायनिक अभिक्रिया होगी तो जिंक कॉपर को हटा देगी, यहाँ बन जाएगा ZnSO4 और प्लस यहाँ बन जाएगा कॉपर। तो ये कॉपर क्या हो गई, विस्थापित हो गई। तो यही आपको बता रहा हूं कि ECS में ऊपर स्थित धातुएं रासायनिक अभिक्रिया में अपने से नीचे स्थित धातुओं को क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं। आप और उदाहरण ले सकते हो, यही ही कोई उदाहरण नहीं है, और भी उदाहरण है। जैसे आपने ले लिया यहाँ पे दूसरा उदाहरण Fe और प्लस CuSO4। अब Fe फिर ऊपर है देखिए और कॉपर नीचे है, तो यहाँ हो जाएगा FeSO4 और प्लस कॉपर को ऐसे ही सब दौड़ाते रहते हैं। तो ये आज हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। बस केवल आप 2 मिनट हमारी बात को और सुने, एकदम आप समझ में आ जाएगा। विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रोड को उनके मानक
इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते या घटते क्रम में रखने से प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा किया करते हैं। और मैंने बताया फिर धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव निकाल के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया है। और बढ़ते क्रम में जब रखा गया तो लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकिल, स्टेनस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, और ये आपका चांदी, और ये प्लेटिनम, फिर क्लोरीन, फिर सोना, फिर फ्लोरीन। याद करने की ट्रिक बताया, लेके बेकार ना मांगे एलन मन जानकर क्यों फिर कल्लू डान निकले सत्यनारायण प्रताप बहादुर हैं, क्यों पारा चांदी पीटे कल सोना फतह, जीत लिया हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी को। इसको आप बढ़िया सा उस डिफिनेशन को लिखने के बाद एक पेज में इसको बढ़िया सा लिख करके 3 डिवाइडेशन करके और इस ट्रिक को भी आप लिख लेंगे और बीच में इसको, तो आपको याद करने के लिए काम केवल देगा। आपने देख लिया होगा कि एप्लीकेशन कैसे यूज में आ रहा है। फिर मैंने बताया विद्युत रासायनिक श्रेणी का क्या एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में मैंने पहले बताया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, धातुओं की क्रियाशीलता घटती जाती है। इसका मतलब लिथियम अधिक क्रियाशील है और फ्लोरीन सबसे कम क्रियाशील है। अगर आपसे कहा जाए सोडियम और मैग्नीशियम में कौन क्रियाशील है, तो सोडियम ज्यादा है, मैग्नीशियम कम है। आपसे कहा जाए कि ये क्रोमियम और ये आपका कैडमियम में कौन ज्यादा क्रियाशील है, तो क्रोमियम ज्यादा है। जिंक और क्रोमियम में कौन ज्यादा क्रियाशील है, तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है, ये बताया। उसके बाद दूसरा बताया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितनी भी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर करती हैं। अब जितनी भी हैं सब की क्रिया अम्ल से करा दो, सब हाइड्रोजन निकाल देंगी। लेकिन जो नीचे वाली है वो अम्ल से क्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेंगी, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और तीसरा एप्लीकेशन बताया कि ईसीएस में ऊपर स्थित धातुएं रासायनिक अभिक्रिया में अपने से नीचे स्थित धातुओं को विस्थापित कर देती हैं। जैसे ZnClO4 में जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो इसलिए जिंक क्या करती है, कॉपर को विस्थापित कर देती है। Fe2SO4 में Fe कॉपर से ऊपर है, इसलिए कॉपर को विस्थापित कर देते हैं। तो ये एक ट्रिक थी और एक विद्युत रासायनिक तरीका याद करने का तरीका था। मैंने बताया क्या कारण है इसकी क्रियाशीलता भी, बहुत सारे एप्लीकेशन और भी हैं, लेकिन आपके लिए बस इतना ही बहुत है। इसके बाद आपको अब अगला टॉपिक इसमें बताएंगे और वो चैप्टर आप लोग 9th में भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है और उसको हम यहाँ पर भी बताने का चाहे प्रयास करें और या चाहे फिर उसको अगले चैप्टर में जाकर बताने का प्रयास करें। तो अब आपको इस तरीके से हमने ये सब चीज़ें बताया, प्रयास किया। आप लोग इसको बढ़िया से देखिए। ये लेक्चर थोड़ा आपके लिए ट्रिपिकल होगा, एडवांस है, इंटरमीडिएट लेवल का मैंने टच करा दिया है आपको, इसलिए आप इसको कम से कम 2 बार पूरा एक बार विधिवत देखोगे तब आपके दिमाग में कुछ बातें बैठेंगी और फिर आप साफ साफ बढ़िया से उतारने का प्रयास कीजिएगा। आज का लेक्चर आपके लिए एकदम एडवांस लेक्चर है। थैंक यू, धन्यवाद।